गुड मॉर्निंग क्लास 12th। इससे पहले मैंने आपको दासी पाठ के प्रथम घटना स्पष्ट की थी। प्रथम घटना जो बलराज और फिरोजा के बीच की है। फिरोजा दासी होते हुए भी जीवन के प्रति उसके अंदर उत्साह, उमंग, जोश है, किंतु बलराज जो सोने और चांदी की ढेरी के लिए अपने ही देशवासियों के खिलाफ होते हुए सुल्तान मसूद के पक्ष में युद्ध किया, किंतु आज वह किन्हीं कारणों से असंतुष्ट होकर के अपनी जीवन लीला को समाप्त करना चाहता। तब फिरोजा उसे रोकती है और कहती है, जीवन जीने में है, कोई न कोई जो तुम्हारा इंतजार कर रही है। जरूरी नहीं है कि तुम अमीर होकर कम से कम खाली हाथ ही जाकर एक बार उससे भेंट करते और यह कह करके उसके हाथ में 5 दिरहम, जो कि राजा साहब के द्वारा उसे इनाम के रूप में मिला था। यहाँ पर राजा साहब का संबोधन हम सुल्तान मसूद के लिए कर रहे हैं, के द्वारा मिला था, वह उसके हाथ में रख करके झाड़ी में घुस जाती। यहाँ तक आपको घटना करा दी गई थी। अब आगे आप दूसरी घटना देखिए, जो दूसरी घटना पेज नंबर 56 से लेकर के आपका पेज नंबर 59 के 3rd पैराग्राफ तक आएगी। इस दूसरी घटना में 2 घटनाएं होंगी। पहली घटना जो होगी वह राजा तिलक, जो कि सुल्तान मसूद का विश्वास पात्र हिंदू कर्मचारी है, उसके और बलराज के बीच में होगी, और दूसरी राजा तिलक और फिरोजा के बीच में होगी। अर्थात दूसरी घटना को 2 भागों के आधार पर आप स्पष्ट करिएगा। पहली घटना जो है उसमें वह जो विश्वास पात्र हिंदू कर्मचारी है, जो कि इस समय अपनी आकांक्षा, अपने कृत्यों के कारण सुल्तान मसूद का विश्वास पात्र हिंदू कर्मचारी एवं सलाहकार के पद पर बैठा हुआ है, वो और बलराज के बीच की बातचीत होगी। और उसी दूसरी घटना की जो दूसरी घटना है वह वही राजा तिलक यानी विश्वास पात्र हिंदू कर्मचारी और फिरोजा के बीच की होगी। अब आप पहली घटना पर आइए। जब वो 5 दिरहम रख करके झाड़ियों के बीच चली जाती है, उसी बीच उन धातु के चमकती धातु के टुकड़ों को देखता हुआ बलराज के हाथों से धीरे धीरे वह फिसलने लगते। तभी तिलक प्रवेश करता है और तिलक का परिचय आप अब यहाँ पर देख लीजिएगा। तिलक कहता है कि बलराज, तुरंत बलराज आंखें खोलते हुए कहता है और उठकर खड़ा हो जाता है, राजा साहब। हाँ, तब तिलक कहता है, हाँ फिरोजा ठीक कह रही थी, तुम हिंदुस्तान चले जाओ। अब कारण देखिए, आज मैं तुम्हारे दुख का अनुभव कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने आकांक्षा का नशा पी लिया है। जिस दुख से मनुष्य छाती फाड़कर रोने लगता, अर्थात अपने ही देश के बंधुओं के संग जो कृत्य किया जा रहा है, उन कृत्यों को नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ मैंने जो आकांक्षा का नशा पिया हुआ है, जिसके कारण मैं सिर नीचा कहकर चुप रहना ज़्यादा अच्छा समझता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एक साधारण स्थिति में भी सुल्तान के सलाहकार के पदों तक पहुँच गया हूँ। कारण अब क्या है कि मेरे अंदर क्या था, आकांक्षा का नशा क्या था, प्रतिदिन की मर्यादा वृद्धि थी, और उस राजकीय सुख की अनुभूति ने क्या किया है, मेरे जीवन को एक पहेली बना करके रख दिया। और मैंने इस राज दरबार में क्या सीखा, 3 पॉइंट के आधार पर स्पष्ट कर दीजिएगा। एक तो बनावटी गंभीरता सीखी, दूसरा छलपूर्ण विनय सीखा, और तीसरा जो मेरी सहृदयता है वह घूंघट पलटने नहीं पाती। अर्थात घूंघट पलटने नहीं पाती अर्थात मुझे लगता है कि ये चीज़ गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी मैंने तो आकांक्षा का नशा पिया है, मुझे तो प्रतिदिन की मर्यादा की अनुभूति चाहिए, मुझे तो सुल्तान के सलाहकार का पद चाहिए। इसके कारण मेरी जो सहृदयता है वह घूंघट पलटने नहीं पाती है। इसलिए मैं चाहता हूँ, लेकिन आज
तुम्हारे सामने मेरी जो धारा का बांध था वह टूट गया, इसके कारण मैं तुम्हारे सामने यह सारी बातें कह रहा हूँ। तब बलराज कहता है, बस राजा साहब, अब मैं चला जाऊंगा। तब कहता है, तब तिलक जान रहा है कि अब बलराज कैसे बाहर जाएगा, जिसके कारण कहता है, कुछ विद्रोही गुलाम अहमद नियाल्दगीन के पास लाहौर जान रहे हैं। अर्थात पूरे भारत पे शासन किसका है? सुल्तान मसूद का है। और जो लाहौर एक तरफ है वह उन्होंने अपने सेनापति अहमद नियाल्दगीन को दिया हुआ है। और ऊपर जो हमने आपको पहले वाले उसमें क्लास में डायग्राम भेजा था, उससे अब आपको स्पष्ट हो जाएगा कि सुल्तान मसूद जो है वह प्रमुख है। उसके बाद उसका जो सेनापति है वह अहमद नियाल्दगीन, उसे लाहौर का उन्होंने शासन काल दिया हुआ है। और इधर राजा तिलक जो कि विश्वास पात्र हिंदू कर्मचारी है, और बलराज, और उधर अहमद नियाल्दगीन का फिरोजा के साथ। क्यों? क्योंकि आपने पहली घटना में देखा ही था कि फिरोजा ने कहा था कि अहमद ने कहा था जाते वक्त कि भाई तिलक, मैं तुम्हें 1000 सोने के दिनारे भेजूंगा, मुद्राएं भेजूंगा, तब फिरोजा को छोड़ देना, और यदि वह आना चाहे तो उसे वापस भेज देना। तो उसी अहमद के पास यह बलराज को भेज रहे हैं। तो कह रहे हैं, उनके साथ तुम चले जाओ। और यह कह कर के बलराज के हाथों में उन्होंने सोने चांदी से भरी हुई थैली रख दी। यहाँ तक आपका हो गया था। अब इसमें उन्होंने अपने कृत्यों का भी वर्णन किया है कि वो क्या क्या कर रहे हैं। तो कह रहे हैं, तिलक जो है वह सुल्तान मसूद का विश्वास पात्र हिंदू कर्मचारी, आपको मालूम ही है। कट्टर यवनों के बीच में भी अपनी प्रतिष्ठा को दृढ़ रखने के लिए, यानी अपने उस पद और प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए क्या क्या कार्य किया है कि वह अपने को हिंदू होते हुए भी हिंदू लोग उसे हिंदू नहीं समझ रहे हैं। और यह उसकी लेकिन आज बलराज की बातों को सुन करके उसके मन में आज भयानक मनोवृत्तियों में हलचल हुई है, जिसके कारण कि वह बलराज के सामने प्रकट कर देता है। अब आपकी जो दूसरी घटना की पहली घटना है वह बलराज और तिलक के बीच। तिलक का आपको परिचय और उनके कृत्य अभी आगे स्पष्ट हो जाएंगे, उनके आधार पे आप स्पष्ट कर दीजिएगा। अब उसी की दूसरी घटना देख लीजिए। पहली घटना में आपने देखा था कि वह 5 दिनारें उसके हाथ पे, बलराज के हाथों पर रख करके झाड़ियों में फिरोजा घुस जाती है। अब यहाँ पर तिलक, क्योंकि घटनाओं की या कहानियों की जो प्रमुखता होती है कि एक घटना हो रही हो तब तक उसी को जोड़ते हुए दूसरी घटना भी प्रकट कर दी जाए। तो अब उन्हीं झाड़ियों में से तिलक आवाज़ देता है, तो फिरोजा भी सिर झुका करके बाहर निकलती है। तब पूछता है फिरोजा, तुम भी क्या हिंदुस्तान जाना चाहती हो? फिरोजा इस पर पूछती है, क्या अहमद ने दिनारे भेज दी? तब तिलक कहता है कि, और उसकी तरफ उत्कंठा भरी आंखों से देखती हुई पूछती है। तब वो कहता है, नहीं, उसने भेजा नहीं, लेकिन मैं कुछ सोने के टुकड़ों के लिए किसी का भी हृदय नहीं कुचलना चाहता। सच और कृतज्ञता भरी दृष्टि से उसकी तरफ देखता। अब यहाँ पर इन्हें भेजने का जो मुख्य उद्देश्य है तिलक को, वह 2 बातें हैं। उन 2 बातों में पहली बात है कि अहमद, जिसके पास कि आपने बलराज को भी भेजा हुआ है, उसी से कह रहा है कि अहमद मेरा मित्र है और एक काम के लिए तुमको भेज रहा हूँ। क्या है? क्यों? क्योंकि वह पंजाब के बाहर हिंदुस्तान में इधर उधर लूटपाट इत्यादि कर रहा है, इसलिए उससे जा कर के कहना। क्यों? क्योंकि पूरे उसमें हल यही है कि मुझी को सुल्तान इस काम के लिए भेजे। क्यों? क्योंकि अहमद अपनी जो उसकी सीमा क्षेत्र, उसका जो कार्य क्षेत्र है, उससे आगे बढ़ कर के कार्य कर रहा है। इसलिए कहना, उसे जाकर समझाना कि मैं सुल्तान से कह कर के उसे खजाने और मालगुजारी का अधिकार दे दूंगा। लेकिन जो ये सब कर रहा है उन कार्यों को, अर्थात जो पंजाब के बाहर इधर उधर लूटपाट इत्यादि कर रहा है, उन कामों को मत करे। क्यों? क्योंकि यदि वह नहीं मानेगा तो सुल्तान मसूद फिर हम ही को उसे रोकने के लिए भेजेंगे।
अब आपके मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि क्यों तिलक क्यों नहीं जाना चाहता। तो इसी के लिए बताता है कि फिरोजा मैं हिंदुस्तान नहीं जाना चाहता। क्यों नहीं जाना चाहता? क्यों? क्योंकि मेरी एक छोटी बहन थी। बहन का उत्तरदायित्व तो भाई के ऊपर होता है, लेकिन उस समय इन्हें प्रतिदिन की मर्यादा वृद्धि चाहिए थी। आकांक्षा का नशा पिया हुआ था, इसलिए उन्हें अपनी उस बहन की सुरक्षा करना प्रमुख नहीं था, बल्कि धन दौलत के प्रति अधिक आकर्षण था। इसके कारण कह रहे हैं अब किस उससे जाएं, इसलिए कह रहे हैं कि मेरी एक छोटी बहन थी, पता नहीं उसने क्या क्या दुख पाया। क्यों? क्योंकि जब दासी फिरोजा बना दी गई है तो इसी तरह न जाने कितनी औरतों को दासी बना करके किन किन का तरह के कृत्यों को किया जा रहा होगा, जिनके कारण कह रहे हैं पता नहीं उसने कितना दुख झेला, पता नहीं वो अब जीवित भी है कि नहीं। और साथ ही साथ कहती है इन कई वर्षों में मैंने जानने की चेष्टा भी नहीं की उसके बारे में। मैं हिंदू हूँ फिरोजा, किंतु अब यहाँ पर आप पॉइंट फिर देख लीजिए कि आज तक मैं अपनी आकांक्षा में भूला हुआ, अपने आराम में मस्त और अपनी उन्नति में विस्मृत। 3 पॉइंट है, अपनी आकांक्षा में भूला हुआ, अपने आराम में मस्त और अपनी उन्नति में विस्मृत यानी भूला हुआ, गजनी में बैठा हुआ, हिंदुस्तान को और अपनी ही जन्मभूमि के अपने दुख दर्द को भूल गया। अर्थात जिस व्यक्ति ने अपनी बहन के प्रति किए गए कर्तव्यों का पालन नहीं किया हो, वह व्यक्ति फिर किस प्रकार से अपने जन्मभूमि के प्रति कृत्यों का पालन करेगा। मेरा काम क्या था? सुल्तान महमूद के लूटों की गिनती करना पहला, दूसरा था उसके रक्त रंजित धन की तालिका बनाना, और तीसरा है हिंदुस्तान के शोषण के लिए सुल्तान मसूद को नई नई तरकीबें बताना। अर्थात पहला लूटों की गिनती करना, रक्त रंजित धन की तालिका बनाना और हिंदुस्तान के ही शोषण की नई नई तरकीबें बनाना। यही तो मेरा काम था, इसी से तो मैं विश्वास पात्र कर्मचारी बना, यही तो मेरी प्रतिष्ठा थी। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि यदि मुझे फिर से जाना पड़ा तो मैं पागल हो जाऊंगा। अर्थात फिर से मुझे उसी परिस्थिति का सामना करना पड़ा तो मैं पागल हो जाऊंगा। क्यों? चिर निर्वासित विस्मृत अपराधी। चिर माने लंबे समय से, निर्वासित माने निकाला गया, और विस्मृत अपराधी। क्यों? क्योंकि अपनी मर्यादा वृद्धि और उन्नति में भूले होने के कारण मैंने जो अपने अपराध किए हुए थे उस अपराध को मैं पूर्ण रूप से भूल चुका था। इरावती मेरी बहन। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि सुल्तान मसूद का शासनकाल है, अहमद नियाज़ उनका सेनापति है जिसके साथ की फिरोजा को वह भेज रहा है। दूसरी तरफ आपने देखा है कि यहाँ पर राजा तिलक जो विश्वास पात्र कर्मचारी है और उसकी बहन इरावती है जिसके लिए कि वह फिरोजा को भेज रहा है। 2 कार्य है, पहला अहमद नियाज़ को रोकने के लिए। क्यों? क्योंकि मुझे ना जाना पड़े लाहौर, और दूसरी तरफ है कि वहाँ पर वह अपनी बहन के बारे में भी फिरोजा से कहता है मेरी मित्रता के अहमद से कहना कि मेरी मित्रता के नाते मुझे इस दुख से बचा ले। क्यों? क्योंकि यदि वह लूटपाट इत्यादि बंद नहीं किया तो सुल्तान मसूद मुझे भेजेंगे। इसलिए मैं इन कारणों के कारण अब मैं वहाँ जाना नहीं चाह रहा हूँ। इसलिए मेरी मित्रता के नाते वह ये लूटपाट की घटना बंद कर दे। क्यों? क्योंकि मैं सुल्तान से कहकर उसे मालगुजारी, खजाने इत्यादि का अधिकार दिलवा दूंगा। मैं जाऊंगी और इरावती को खोज निकालूंगी। राजा साहब, आपके हृदय में इतनी टीस है, अर्थात आपके हृदय में इतना दुख है। क्यों? क्योंकि आपको देख करके और आपके द्वारा किए गए कृत्यों को देख करके मुझे लगता ही नहीं था कि आपके हृदय में भी इतना दुख है, या आप भी
किंतु आज मुझे पता चला कि बर्फ से ढकी हुई चोटियों के नीचे भी ज्वालामुखी होता है। यहाँ बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ क्या हुई? व्यक्ति का जो ऊपरी आवरण हुआ, और साथ में नीचे ज्वालामुखी, जो कि आपने उनके कष्टों को सुना हुआ है, जिसके लिए ज्वालामुखी का संबोधन दिया गया। तो जाओ फिरोजा, मुझे आज इस भयानक आग से बचाने के लिए तुम जाओ। क्यों? क्योंकि राजा तिलक उसी जगह पर बैठ गए, क्योंकि अब इन बातों को कहने के बाद कोई भी भाई किस प्रकार अपने कृत्यों को याद करके परिस्थितियों का सामना, इसलिए कहे उसी जगह बैठ गए। किंतु आज राजा तिलक के मुख पर एक स्निग्धता अर्थात चमक आ गई थी, और साथ ही साथ जो गजनी की लहरों में जो शीतल पवन के झकोरे आ रहे थे, क्योंकि शाम का समय हो ही चुका था। शाम के समय जो नदी की धारा की जो लहरें रहती हैं वह भी हवा के साथ ठंडी हो चुकी। उन लहरों शीतल झाड़ियों में और सामने ही राजा साहब का महल था, जो शुभ्र गुंबद। इसके द्वारा आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि किस समय की यह घटना है। दोपहर में बलराज को रोकती है फिरोजा, जबकि वह अपने को चाकू से मारने के लिए, छुरे से मारने के लिए जा रहा है। और उस बीच से जो इतनी देर तक बातें हुई हैं, अब वह अंधेरा हो चुका है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि शुभ्र गुंबद उस अंधकार में अपनी उज्ज्वलता से सिर ऊंचा किए हुए था। फिरोजा गाने लगती है। कहता है ना, जाने से पहले फिरोजा तुम अपना गीत गा दो। वह गीत गाती है कि जब तुम्हें देख लेती हूँ तभी मेरे अस्तित्व का अंत होता है। और संध्या की अंधेरी झाड़ियों में जो गीत की गुंजार है वह घूमने लगती है। अर्थात आपकी प्रथम घटना जो थी वह बलराज और फिरोजा की थी। द्वितीय घटना में दो घटनाओं को लीजिएगा। पहली घटना जो राजा तिलक यानी विश्वास पात्र हिंदू कर्मचारी और बलराज, उसको भी बलराज तिलक जो है बलराज को भी कहता है, जब विद्रोही गुलाम जा रहे हैं उन्हीं के साथ भेजता है और साथ में उसे एक थैली देता है। फिरोजा ने 5 दिनारे दी थी। अहमद को भेजना क्या था? 1000 सोने के सिक्के भेजना था, लेकिन बिना आए ही आज इसलिए वह भेज रहा है फिरोजा को। क्यों? क्योंकि अहमद जो लूटपाट इत्यादि कर रहा है वह न करे। पहली चीज़ कर दीजिएगा। और दूसरी चीज़ उसने अपने हृदय की बात कह दी कि वहाँ पर मेरी बहन इरावती होगी, जिसको कि वह खोजने के लिए भी, और उसी के कारण वह बनारस नहीं, फिर लाहौर नहीं जाना चाहता है। यहाँ तक आपकी दोनों घटनाएं कंप्लीट हो गई हैं। अब इसके साथ जो मैं आपको दूंगी, जो दूसरी मैं आपको तीसरी चौथी इत्यादि घटना कराऊंगी, उससे पहले मैं आपको पहली और दूसरी घटना के कुछ शॉर्ट आंसर दूंगी। सिर्फ 1 मार्क्स के हैं और उन्हें आप लिखते जाइए।